रहा है उसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया, पुनर्मूल्यांकन खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम दिखाते हैं। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो सीआर साइड में, और कमी होती है तो डीआर साइड में। लेकिन लायबिलिटी जो होती है दायित्व, उसके लिए उल्टा है। दायित्व में यदि वृद्धि होती है तो डीआर साइड में, और कमी होती है तो सीआर साइड में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम टोटल लगाते हैं तो सीआर साइड का यदि टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होता है। इस लॉस या प्रॉफिट को पुरानी साइड बांट लेते हैं, पुराने अनुपात। ये तो अपना हो गया। अब इसमें दो रिजर्व के बारे में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले देखा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। देखो, कर्मचारियों को कई बार क्या है, क्षतिपूर्ति के रूप में या मुआवजे के रूप में भुगतान करना पड़ सकता है किसी भी कारण से। जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी कर्मचारी के चोट लग जाती है तो उसको कंपेंसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में भुगतान करना पड़ता है। लेकिन वो मुआवजा कितना होगा ये निश्चित नहीं होता है, या दुर्घटना कब होगी, कितना भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए व्यापारी क्या करता है, लायबिलिटीज मान करके एक रिजर्व बना लेता है और अनुमान लगाता है कि हमारे को इतना भुगतान करना पड़ सकता है। वास्तविक जो भुगतान है या वास्तविक जो क्लेम की राशि है उस रिजर्व से कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, तो आपके देखो पेज नंबर 52 पर ये आपके दे रखा है। जैसे बैलेंस शीट में आपके दे रखा है, बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, क्योंकि ऐसे जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब लायबिलिटीज पक्ष में होते हैं। इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। और ये अमाउंट दे रखा है इसमें 9,000। यानी कि हमने ये मान रखा था बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज दे रखी है उसमें कि हमारे को कर्मचारियों को या किसी भी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में 9,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है, रिजर्व बना रखा है। अब देखो आगे सूचना क्या दे रखी है। अब इसमें आगे हमारे पास कोई सूचना नहीं है और कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हम क्या करेंगे। अगर कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, पहले का ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है और हमारा कोई लायबिलिटीज उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इस रिजर्व की हमारे को आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा रिजर्व लाभों में से बनाया जाता है। इसलिए इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे इसको, क्योंकि ये रिजर्व पहले से बना हुआ है। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे पुराने अनुपात में। किस साइड में, सीआर साइड में, क्योंकि ये सीआर बैलेंस है। लायबिलिटीज पक्ष में जो शेष होता है वो सीआर होता है। तो अगर कोई सूचना नहीं है तो इस पूरे रिजर्व को 9,000 रुपये को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में बांट लेंगे। ये तो है पहली परिस्थिति। अब है आगे दे रखा है कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2700 रुपये हो। पहली परिस्थिति बताई, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 9,000 रुपये और कोई क्लेम नहीं है, तो इस पूरे 9,000 रुपये को पुराने साझेदार बांट लेंगे। अब है दूसरी परिस्थिति, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 9,000 रुपये है और क्लेम जो है 2700 रुपये के लिए किया गया, और रिजर्व हमने बढ़ा रखा था 9,000 रुपये का। इसका मतलब है हमारे पास रिजर्व बच गया, तो शेष जो रिजर्व बच गया है इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड। तो इसको पार्टनर्स, बाकी राशि को 9,000 में से 2700 रुपये कम कर देंगे और बाकी राशि को पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। यह है दूसरी परिस्थिति। अब देखो तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति है कि यदि यह क्लेम है, रिजर्व हमारे पास पहले का 9,000 था और क्लेम है 13,500 रुपये का, यानी कि कर्मचारी ने क्षतिपूर्ति के लिए 13,500 रुपये का दावा किया, तो लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई और पहले हमने रिजर्व बना रखा था 9,000, तो लायबिलिटीज कितनी बढ़ गई है, देखो 4,500 रुपये। लायबिलिटीज में यदि वृद्धि हो गई है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे इसको डीआर साइड, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो कितने की वृद्धि, क्योंकि क्लेम ज़्यादा है तो 4,500 रुपये की जो वृद्धि हुई है इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे, वर्कमैन
कंपेंसेशन क्लेम के नाम से। ठीक है, यह है तीसरी परिस्थिति। अब देखो आपके चौथी परिस्थिति। चौथी परिस्थिति है कि यदि ये रिजर्व हमारा 9,000 रुपए का था और कर्मचारियों ने क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम भी 9,000 रुपए के लिए किया। 9,000 रुपए का रिजर्व था और क्लेम भी कितने के लिए किया गया? 9,000 रुपए के लिए। तो हमारा पूरा रिजर्व हमारे काम में आ गया, न इसमें कोई लायबिलिटीज बढ़ी है, न हमारे पास रिजर्व बचा है। तो हम क्या करेंगे? इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जितने का क्लेम किया गया था उतनी राशि का हमारे पास रिजर्व है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। और नई जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें वर्कमैन कंपेंसेशन जो है, हम रिजर्व है, वो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्लेम किया गया था उतनी राशि का रिजर्व था, वो हमारा बराबर हो गया। यानी कि इनकी विपरीत एंट्री कर देंगे, यानी कि इसको हम क्रेडिट कर देंगे और ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसको तो हम डेबिट कर देंगे और इसको हम क्रेडिट कर देंगे इतनी राशि से। ये हो गई आपके चौथी परिस्थिति। अब यदि मान लो कि पहले का रिजर्व कुछ भी नहीं हो, पहले का रिजर्व कुछ भी नहीं हो, पहले का रिजर्व नहीं था, मान लो कुछ भी शून्य है, लेकिन कर्मचारियों ने क्लेम किया है, वो राशि कितनी भी हो, 2,000, 5,000, 9,000 कितने के लिए भी किया हो, तो इसका मतलब है लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई है। और लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हो गई है तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। किस साइड में दिखाएंगे? डीआर साइड। ठीक है, ये मैंने बताया आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में। आगे टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोगों के मूल्य में उतार चढ़ाव। इन्वेस्टमेंट के मूल्य में यदि कमी वृद्धि होती है तो उसके लिए भी हम रिजर्व बनाते हैं। तो मान लो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने रिजर्व बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और मान लो कि रिजर्व था 5,000 रुपये। हमने मान रखा था कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 5,000 की कमी हो सकती है, लॉस की हानि की भरपाई करने के लिए इस प्रकार का रिजर्व बनाते हैं। और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 25,000। ठीक है, अब आगे क्या है, कोई सूचना नहीं है, केवल इतना ही दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है अब भी कितना है? 25,000। अब भी इन्वेस्टमेंट का मूल्य 25,000 है और पहले हमने रिजर्व बना रखा था 5,000 का, यानी कि कमी के लिए, कि अगर कमी होती है तो इतनी हो सकती है। यानी कि जब कोई कमी नहीं हुई है तो ये रिजर्व चूंकि लाखों में से बनाया गया है, इसलिए इस रिजर्व को पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो है पहली परिस्थिति, ये आपके पेज नंबर 53 पर दे रखा है। दूसरा है कि यदि अब इन्वेस्टमेंट का मूल्य 22,000 है, पहले कितना था? 25,000, कितनी कमी हो गई? 3,000 रुपए की। 3,000 की कमी हो गई, जबकि हमने तो 5,000 रुपए का रिजर्व बना रखा है, तो 3,000 रुपए हम इसमें से कम कर देंगे। 3,000 रुपए की जो कमी हुई है, फिर भी हमारे पास रिजर्व बच गया, कितने का बच गया? 2,000 रुपए का। ये 2,000 रुपए का जो रिजर्व बच गया है, इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड। ये है आपकी दूसरी परिस्थिति। इसके बाद में देखो, यदि इन्वेस्टमेंट का मूल्य 30,000 हो, इन्वेस्टमेंट का मूल्य अब नया कितना मूल्य है? 30,000, और पहले कितना था? 25,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट का मूल्य और बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, और संपत्तियों के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। कितने की राशि बढ़ गई है? 5,000 रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 5,000 की जो वृद्धि हो गई है, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ दिखा देंगे? सीआर साइड। ठीक है, ये 5,000 रुपये तो सीआर साइड में दिखा देंगे। और पहले का जो हमने रिजर्व बना रखा था, ये तो हानि के लिए हमने बना रखा था, इस रिजर्व की आवश्यकता नहीं है, इसको पुराने साझेदार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में बांट देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताया, जो आपके पेज नंबर 52 और 53 पर दे रखा है। इनको आप फिर से रिवाइज कर लेना।